नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं आज मिट्टी के बारे में। भूगोल के इस अध्ययन में हमने वायुमंडल के बारे में अध्ययन किया। अब हम मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिट्टी वैसे तो ये पेडोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन भूगोल में भी हमें मिट्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी संसार मिट्टी से ही रचित है और मिट्टी से ही मनुष्य और जीव जंतुओं का जन्म हुआ है। तो दोस्तों मिट्टी किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी खनिज तथा जैविक तत्वों का वह गत्यात्मक प्राकृतिक मिश्रण है जिसमें पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी मिट्टी वह है जिसमें जैव तत्व और खनिज तत्व मिले हुए होते हैं, जिनमें ये पावर होती है कि वो पौधे उत्पन्न कर सकती है, और पौधे उत्पन्न करने की विशेषता की वजह से ही इसे मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी के द्वारा ही पौधों का जो उत्पादन होता है वो होता है, और उसी से जीव जंतु और यहाँ तक मानव का भी भरण पोषण होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी यानी कि मृदा निर्माण के कारक हैं। पहला कारक ये है कि आधारभूत चट्टान। चूँकि हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों वही चट्टानें जब बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती हैं तो वो मिट्टी बन जाती हैं। तो मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आधारभूत चट्टान का होना है। यानी एक ऐसी चट्टान है जो कि आधारभूत चट्टान होगी, यानी कि वो आधारी चट्टान होगी और उसी चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। अगला कारण है जलवायु। अगर चट्टान है और जलवायु ना होती तो मिट्टी का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जलवायु के बहुत से घटक जैसे कि तापमान, वर्षा और ये वायु दाब, इन घटकों के द्वारा पृथ्वी की चट्टानों को तोड़कर और महीन चूर्ण में बनाकर उनकी मिट्टी को बनाया जाता है। वहीं स्थल आकृति और उच्चावचन भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसा उच्चावचन होगा वैसे ही, जैसा जैसा स्थल आकृति और उच्चावच होगा वैसी ही मिट्टी होगी। यदि स्थल आकृति पहाड़ी है तो वहाँ मिट्टी भी पहाड़ी होगी, और यदि स्थल आकृति समतल है तो वहाँ पर मैदानी क्षेत्र की मैदानी मिट्टी होगी। वहीं जैव प्रभाव यानी कि ये कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैविक कारक यानी कि जैव प्रभाव, इस जैविक कारक में जीव जंतु वनस्पति तथा मानव आता है। यानी मनुष्य भी मिट्टी के निर्माण में अपना कार्य करता है, अपना योगदान देता है। और आजकल तो बहुत ही नए नए तरीके के औजार और केमिकल्स बन चुके हैं जिनसे मिट्टी निर्माण में बहुत सहायता मिलती है, और मनुष्य मिट्टी निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। वहीं है समय और विकास की अवधि। यानी कि विकास की अवधि जितनी लंबी होगी उतनी ही बारीक मिट्टी होगी। यानी मिट्टी का निर्माण पहले तो चट्टानें बड़े बड़े पत्थरों में टूटेंगी, फिर वो और बारीक होते जाएंगे। इसके लिए समय चाहिए और समय बहुत लगता है, और जितना ही अधिक समय लगेगा और उतनी ही अच्छी मिट्टी बनेगी, और उस मिट्टी में जितने जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष होंगे तो उतनी ही अधिक मिट्टी में जैविक तत्व पाए जाएंगे, और ये जैविक तत्व जितने अधिक होंगे उतनी ही मिट्टी उपजाऊ होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मिट्टी जो है वो विकास के इन कारकों के द्वारा निर्माणित की जाती है, और विकास की एक लंबी अवधि होती है, जिस अवधि में विकास की एक अवधि पूर्ण करने के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे 2 कारक हैं, ये जलवायु और जैविक कारक, ये तो हैं सक्रिय कारक हैं। बाकी ये जो कारक हैं वो निष्क्रिय कारक हैं। जैसे स्थल आकृति एक निष्क्रिय कारक है, समय भी एक निष्क्रिय कारक है, और आधारभूत चट्टान भी एक निष्क्रिय कारक है। जबकि ये जलवायु और जैविक कारक ये सक्रिय भूमिका निभाकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी का निर्माण
है। और हम धरातल पर देख लेते हैं, क्योंकि चट्टानें 3 तरीके की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो हमारी इस पृथ्वी पर अवसादी चट्टानें लगभग 75% क्षेत्र में फैली हुई हैं, और धरातल पर सिर्फ 25% क्षेत्रों में ही ये आग्नेय चट्टानें हैं, जो कि हमारे इस धरातल पर ऊपर से दिखाई देती हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हम देखते हैं तो हमारी ये पृथ्वी का जो स्थल भाग है, उस स्थल भाग पर अवसादी चट्टानें ही पाई जाती हैं, और इन्हीं अवसादी चट्टानों को से मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि जहाँ भी देखा जाए तो वहाँ मिट्टी ही मिट्टी पाई जाती है। शेष केवल 25% क्षेत्र ही ऐसे हैं जहाँ या तो जो आग्नेय चट्टानों से हैं बने हुए हैं, या फिर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं। वहीं दोस्तों, इन शैलों में हम देख लेते हैं कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर तथा शैलीय जो हैं हमारे इस धरातल पर 8% क्षेत्र जो है वो चूना पत्थर हैं, और 12% बलुआ पत्थर हैं, जबकि 80% क्षेत्रों में शैलें हैं, यानी कि ये आग्नेय और अवसादी शैलें हैं। और इस धरती पर 95% क्षेत्र में जो रूपांतरित और अवसादी आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि 95% भाग ऐसा है इस धरातल का, हमारी पृथ्वी का 95% भाग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है, और केवल 5% भाग ही अवसादी चट्टानों से निर्मित है। और ये 5% भाग अवसादी चट्टानों से हमारी इस पृथ्वी पर के जो धरातल का 75% क्षेत्र घेरे हुए है। यानी कि ये पृथ्वी पर हम जहाँ जहाँ देखते हैं तो वो हमें अवसादी चट्टानें ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये अवसादी चट्टानें जो हैं वो हमारी पृथ्वी के संपूर्ण भार का या संपूर्ण आयतन का केवल 5% भाग ही हैं, और ये 5% भाग ही पूरे 75% क्षेत्रों में दिखाई देता है। अब हम मृदा को गहराई के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारी मिट्टी यानी मृदा गहराई में कैसी होती है। अगर हम ऊपर से देखें और ऊपर से कोई होल या खुदाई करें तो हमें नीचे तक एक जैसी मृदा नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर और उससे नीचे जाने पर और नीचे जाने पर मृदा में परतें ही पाई जाती हैं। तो ऊपर वाली जो परत है उसे मृदा कहते हैं, और ये पूर्णतया विकसित मृदा होती है, और ये मृदा किले यानी कि बहुत ही महीन बारीक बारीक कणों में मृदा पाई जाती है, और यही ऊपरी मृदा ही उपजाऊ मृदा होती है। इसी मृदा में जो जड़ें पहुंचकर और वृक्षों का निर्माण करती हैं, यानी यही मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। उसके नीचे उप मृदा होती है, यानी कि ये मृदा की वह जगह है जहाँ पर उप मृदा है। ऊपर से यदि बारिश होती है तो ये मृदा यहाँ पर पहुँच जाती है, और कुछ नीचे वाले गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें भी बारीक बारीक परतें होती हैं, कहीं पर मोटी चट्टानें हैं और कहीं पर बहुत ही बारीक चट्टानें हैं। उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो ये अपक्षयित चट्टानें पाई जाती हैं, यानी चट्टानें ऐसी होती हैं जिनका अभी तक अपक्षय नहीं हुआ है, और वो चट्टानें अभी अपने अर्ध अपक्षित आकार में पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर मोटे मोटे रवे आकार की पाई जाती है, जिसे कि हम अगर कहीं देखते हैं तो हम बालू के नाम से भी जानते हैं। अगर हम ऊपर से होल करते हैं तो पहले हमें ये मृदा पड़ती है, फिर उप मृदा मिलती है, फिर उसके बाद में बालू मिलती है। और अगर हम इस बालू के नीचे भी चले जाएं और गहराई में चले जाएंगे तो हमें नीचे एक धरातलीय चट्टान मिलेगी, यानी कि एक ये बहुत ही कठोर चट्टान नीचे मिलेगी। तो ये मैदानी क्षेत्रों में चट्टान की गहराई अलग अलग होती है, यानी ये गहराई 3000 मीटर से लेकर और 11,000 मीटर और इससे ऊपर भी कहीं कहीं पर होती है। तो ये चट्टान इतनी गहराई में होती है, और इससे ऊपर ये हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें कुछ इसी तरीके का मृदा का निर्माण नीचे दिखाई देगा। ऊपर मृदा होगी पूर्ण विकसित, उसके बाद अर्ध विकसित यानी कि उप मृदा होगी, उसके बाद अपक्षित चट्टानें होंगी, ये मोटे मोटे किले रेत के आकार की होंगी, और ये रेत के नीचे जो है वो धरातलीय चट्टानें होंगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी पृथ्वी पर यदि हम लंबवत नीचे के लिए जाएं तो हमें मृदा या मिट्टी मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी इस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस मृदा में वैज्ञानिकों ने जो कि
पेडोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसमें 16 लगभग पोषक तत्वों का वर्णन किया है। तो इन पोषक तत्वों को हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से पोषक तत्व हैं। नंबर 1 पर होता है कार्बन। ये कार्बन पोषक तत्व है जिसे कोयला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तत्व होता है। और नंबर 3 पे तीसरा है ऑक्सीजन तत्व होता है। इसके बाद में एक हमारा नाइट्रोजन तत्व भी होता है। फिर जो है 5वें नंबर पर फास्फोरस तत्व होता है। फिर पोटास तत्व होता है। उसके बाद में ये कैल्शियम तत्व होता है। फिर नंबर 8 पर ये मैग्नीशियम तत्व होता है। 9वां तत्व हमारा सल्फर है। सल्फर के बाद में हमारा 10वां तत्व जिंक है। और जिंक के बाद में हमारा 11वां तत्व आयरन है। और आयरन के बाद में हमारा ये 12वां कापर है। कापर के बाद में एक बोरान तत्व होता है। और बोरान के बाद में हमारा एक तत्व है मैग्नीज, जिसे हम मैग्नीज के नाम से जानते हैं। और 5वां तत्व है बोलीवडनम, बोलीविडनम नाम से जानते हैं। और अगला हमारा और 16वां तत्व है क्लोरीन। तो इस तरह से हमारी मिट्टी में ये तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ तत्व हैं जो कि बहुत ही उत्पादक और महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें एक ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है तथा मैग्नीशियम और सल्फर, जिंक, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो इन तत्वों का यदि कमी होती है तो हम ये तत्व बाहर से यानी कि खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में मृदा में इन तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी फसलों का उत्पादन अच्छे से हो जाए और हमारे पेड़ पौधे अच्छे से पनप सकें। तो इन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज करके कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो दोस्तों, इस तरह से मृदा का अध्ययन है। और मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। और पेडोलॉजी के अध्ययन से ही हमारी कृषि में बहुत ही उन्नति हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे मृदा का वर्गीकरण लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।